हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सल। माई सेल्फ दीपाली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं। जैसा कि अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट चैप्टर था। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की पहली क्लास है। वेलकम एवरीवन। जो बच्चे नए हैं वो बच्चे जान लीजिए कि प्रारंभ बैच जो है पूरी सीरीज हम लोग लेके आए हैं सिर्फ नीट वाले बच्चों के लिए, और जितने भी नीट वाले एस्पिरेंट्स हैं वो इनको देख सकते हैं। पूरी सीरीज है बेटा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हम लोग जब भी लाइव आते हैं या कोई नया अपडेट होता है या फिर एनटीए की तरफ से कोई नई गाइडलाइन होती है तो सारी ही चीजें इस चैनल पे भी शेयर होती है, प्लस उसके साथ साथ टेलीग्राम पे भी शेयर होती है। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। इसी के साथ आपको जितने भी असाइनमेंट्स हैं, जितना भी नया टेस्ट है, सबकी डिटेल्स उस पर मिलती रहेगी, तो प्लीज उसे भी ज्वाइन कर लो। सीआरई जितने बच्चों ने सीआरई परफॉर्म किया है, सीआरई ठीक जा रहा है अभी तक। वीडियो सोल्यूशन बन रहा है सीआरई के, तो आपको बहुत जल्दी आप लोग अब देख सकते हो, वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो। कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया है तो उसका वीडियो सोल्यूशन देख लो, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि तुम ऐसा सोचो कि यार मैम ये ऐसी चीज थी कि ये समझ में नहीं आई या कहीं मिली नहीं। हर चीज का बेटा वीडियो सोल्यूशन भी है, हर चीज की लाइव क्लास ले रहे हैं ताकि लाइव डाउट पूछे जा सके। अब थोड़ा सा तुम्हें मेहनत दिखानी होगी, थोड़ा सा तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि तुम लोग हम तक पहुंच सको और अपने डाउट्स जितने भी हैं वो रिजॉल्व कर सको, ठीक है। चलो, सो आज के चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके साथ डीएनए के रोल इन स्टोरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कौन है हमारा ऐसा सब। देखो, अभी तक हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में ये चीज पढ़ते आए हैं कि यार कुछ चीजें हैं जो ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्या चीज है वो, है ना। अब हमको पता लग गया है तो वो डीएनए है ना। पर डीएनए क्या है, किस तरीके से बना है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका रोल है, किस तरीके से वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, वो देखना है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, उनको देखेंगे। प्लस उसके साथ साथ सेंट्रल डॉग्मा की आज हम बात करने वाले हैं, और साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो एक चीज ये जान लो कि डीएनए है क्या। What is deoxyribonucleic acid? डीएनए बच्चों एक ऐसी चीज है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन समाई हुई है, और ये चीज तुम्हारे पेरेंट्स से तुम में आई है, अब तुमसे तुम्हारे बच्चों में जाएगी, उनके बच्चों से उनके बच्चों में जाएगी। ये एक हेरिडिटी मटेरियल है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल यानी कि ये इनहेरिटेंस में पास ऑन हो रहा है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है, एक ही आदमी के पास नहीं है। ऐसा सेम डीएनए जो है दादाजी के पास था, पापा के पास है, फिर तुम्हारे पास है, फिर उसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। इट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इस चीज को हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये एक जेनेटिक सब्सटेंस है, एक हेरिडिटरी जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर होगा। पर आखिर ये डीएनए बना कैसे है, इसकी फॉर्मेशन और ये क्या क्या काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पर उससे पहले समझना ये जरूरी है कि मैम डीएनए का रोल हमको क्यों बताया जा रहा है, व्हाई डीएनए इज एसेंशियल। देखो, तुम लोगों ने जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था उसके फर्स्ट लेक्चर में मैं ये चीज बोलती हूं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। आज हम इसी न्यूक्लियस के अंदर बात करेंगे कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज चल रही है जो एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी, स्पीशी नहीं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होगी। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है आपका डीएनए। डीएनए या फिर मैं कह सकती हूं जेनेटिक मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जो कि आगे फर्दर ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर, ठीक। अब ये जेनेटिक मटेरियल दो तरीके का हो सकता है, या तो ये डीएनए होगा या फिर ये आरएनए होगा। अभी बात करेंगे दोनों की। काम क्या करेंगे ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल क्या काम करते हैं। जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं
और फॉर्मेशन करते हैं mRNA का। देखो, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। mRNA मैसेंजर आरएनए जो होगा वो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, किसके पास लेके जाएगा बेटा? प्रोटीन्स के पास लेके जाएगा। और प्रोटीन्स क्या काम कर देंगे? प्रोटीन्स को वो कह देगा भाई कैरेक्टर बना दे, कैरेक्टर बना दे। कैरेक्टर कैसा हो सकता है? डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स ना, आई कलर हो गया, हेयर टेक्सचर हो गया, स्किन टाइप हो गया, कुछ भी जो कैरेक्टर तुम सोच सकते हो वो कैरेक्टर्स। तो प्रोटीन्स वो कैरेक्टर बनाते हैं। पर प्रोटीन्स को जो कोडिंग मिलेगी, यहाँ कोडिंग का बड़ा काम है, तो जो कोडिंग मिलती है प्रोटीन्स को वो देता है आरएनए। अब आरएनए को जो इंफॉर्मेशन देने बैठा है वो बैठा है हमारे पास तो डीएनए है, बट कुछ वायरसेस होते हैं जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए, ठीक है। आरएनए डीएनए में क्या क्या डिफरेंस है अभी हम लोग सब पता करेंगे, पर एक बेसिक चीज ये जान लो कि ये चीजें तुमने पढ़नी है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम सिर्फ इतना सा चीजें पढ़ने वाले हैं। कितना आसान है, सोच के देखो ये चैप्टर कि इसके अंदर तुम सिर्फ क्या पढ़ने वाले हो बेटा। सबसे पहले तो तुम्हारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए है, तुम्हारे अंदर डीएनए है, बाकियों के अंदर आरएनए भी तो हो सकता है। तो हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो हमको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। तो हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वो जेनेटिक मटेरियल एमआरएनए में चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्यों ऐसा नहीं होता मैम कि डायरेक्ट जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन बना दे? यानी मेरे पास अगर मान लो डीएनए, डीएनए में डायरेक्ट प्रोटीन क्यों नहीं बना सकता? ऐसा भी तो होगा, या डायरेक्ट प्रोटीन बनवा दो, क्या दिक्कत आ रही है? डायरेक्ट प्रोटीन क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि प्रोटीन को ना ऐसे समझना, प्रोटीन को ना भाषा नहीं समझ में आती डायरेक्ट डीएनए की बोली भी। डीएनए अगर मान लो प्रोटीन को डायरेक्ट बोलेगा ना कि मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए कि ये जो बच्चा है इसका आई कलर ना ब्राउन कलर का होना चाहिए, तो प्रोटीन को समझ में नहीं आएगा। प्रोटीन कहेगा भाई ये क्या बात बोल दिया आपने, आप कौन हो, कौन सी भाषा में बोल रहे हो? जैसे तुम मान लो तुम कहीं एक ऐसे देश में चले जाते हो जहां तुमको मान लो तुम जर्मनी चल जाते हो, जर्मन तुम्हें आती नहीं है, अब तुम बोले जा रहे हो, तुमने इंग्लिश भी बोल के देख लिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनसे किस भाषा में बात करूं। समझ रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनको किस भाषा में समझाऊं कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्यास लग रही है पानी दे दे यार। तो ये बात तुम कैसे बोलोगे उसको? उसको तो समझ में ही नहीं आ रही तुम्हारी भाषा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि तुम्हारे पास एक मीडिएटर होगा, एक ट्रांसलेटर होगा। आजकल तो एआई है ना, तो तुम उसको डायरेक्ट बोल सकते हो। पर तुम्हारे पास एक मीडिएटर, एक ट्रांसलेटर होगा जो तुम्हारी बात जर्मन में उस बंदे को बता देगा। तुमने क्या किया, तुमने अपनी बात इंग्लिश में बताई उस ट्रांसलेटर को, ट्रांसलेटर ने उसको कन्वर्ट कर दिया जर्मन में और सामने बता दिया कि भाई ये बोलना चाह रहा है यार, ये इतनी सी बात थी, है ना। तो ये चीज होती है। तो क्यों जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली प्रोटीन्स को नहीं कोड कर सकता? इज बिकॉज प्रोटीन विल नेवर अंडरस्टैंड द कोड्स गिवन बाय द जेनेटिक मटेरियल, इसीलिए उनको पहले आरएनए में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो आरएनए में कन्वर्ट, क्योंकि प्रोटीन को खाली आरएनए की भाषा आती है, प्रोटीन कहता है भाई मुझे खाली आरएनए की भाषा आती है, अगर तू बोल सकता है आरएनए की भाषा तो मेरे को बोल के बता दे, इसके अलावा मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, ठीक है। और फिर प्रोटीन कहता है कि अब मैं कैरेक्टर बता दूंगा, जैसा आपने चाहा है, जो आप कैरेक्टर बनवाना चाहते हो, तो डीएनए क्या करता है, वैसा का वैसा पहले एक एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए इसका नाम इसीलिए रखा गया है, एम मतलब होता है मैसेंजर, संदेशा लेके जाता है ना इधर उधर, मैसेंजर। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनाता है प्रोटीन्स, अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्ट लिख दिया मैंने, यहां ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बनेगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी हमको भाई तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती, तो हमने पहले अपने मीडिएटर को अपनी भाषा बताई है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके बाद आरएनए क्या करता है, प्रोटीन को समझाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो पहले क्या हुआ,
जेनेटिक मटेरियल जो भी हो तुम्हारा, डीएनए की ही बात करते हैं क्योंकि ह्यूमन में तो डीएनए ही होगा। तो डीएनए के अंदर डीएनए क्या करेगा, डीएनए जाके एमआरएनए को बोलेगा कि भाई मेरे को ये जेनेटिक मटेरियल या मुझे ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे एक ऐसा बेबी चाहिए जिसकी जो आई कलर हो वो ब्राउन कलर हो, जिसका जो स्किन कोड हो वो ऐसा हो, हेयर टेक्सचर जो हो वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो, सिल्की हो, ऐसा पूरा अपना कैरेक्टर्स बता देगा, मुझे ये चीजें चाहिए। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोल दिया हमने, ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके बाद एमआरएनए बोलेगा ठीक है भाई साहब आपका ऑर्डर लिख लिया है, अब हम प्रोटीन को बोल देंगे, प्रोटीन फैक्ट्रीज वैसे ही कंपोनेंट्स बनाएंगी और वैसा ही जो है आपको कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो फिर एमआरएनए जितनी बातें लिखी थी, अब वो लिखी हुई बातें किसको बता देगा, प्रोटीन को, कि भाई प्रोटीन तुझे ये चीजें बनानी है, ज्यादा सवाल जवाब मत करना, बस ये जो लिखा है वो बना के दे देना। ठीक है, तो अब प्रोटीन को जब ये बात बताई, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो एक प्रोसेस हो गया ट्रांसक्रिप्शन, एक प्रोसेस हो गया ट्रांसलेशन। प्रोटीन के बाद समझ में आ गई कि भाई ये चीजें बनानी है, प्रोटीन ने खटाक से अपनी मशीनरी शुरू करी, लेके बैठा कंप्यूटर, कोड करना शुरू किया और बना के दे दिए कैरेक्टर्स। सिंपल चीज, क्लियर है ये चीज। यही फैक्ट्री जो है हम ह्यूमंस के अंदर कंटिन्यूअसली चलती रहती है बच्चे, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। यही फैक्ट्रीज जो है यही रिस्पॉन्सिबल है कि हम में इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं। कैसे हम बोल सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग है, कोई भी इंसान, तुम अपनी ही बात ले लो, खुद के सिबलिंग्स में ही तुम्हें डिफरेंसेस मिल जाएंगे, सेम नहीं हो, अनटिल एंड अनलेस इज आइडेंटिकल ट्विंस का वो नहीं बोल रही मैं, तुम्हें कैरेक्टर सेम नहीं है। क्यों नहीं है, तुम्हें खुद में डिफरेंसेस हैं। क्यों डिफरेंसेस हैं, क्योंकि तुम में जो आगे ट्रांसफर हो रही है, इंफॉर्मेशन जो बन रही है वो अलग है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू जो प्रोसेसेस है वो अलग है। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहां तक समझ में आ रही है सभी को। तो यही प्रोसेस को हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो चैप्टर सबसे पहले डील करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगा, किन का डीएनए होता है, किन का आरएनए मटेरियल होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करेगा या फिर अपने आप को कैसे ट्रांसक्रिप्ट करेगा टू फॉर्म आरएनए। फिर आरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा और फिर बनाएगा आपका प्रोटीन, और प्रोटीन फाइनली दे देंगे कैरेक्टर। यही चीज को ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से तुमको समझा देगा। ठीक है, चल अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इस डीएनए की। अब डीएनए, क्योंकि बीइंग हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए किसके अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर होता है, कुछ बैक्टीरियाज के अंदर भी तुमको मिल जाएगा। आरएनए किसमें होता है, आरएनए होता है वायरसेस के अंदर। अब सुनना, मैम हमारे अंदर क्यों नहीं आरएनए होता, लव क्वेश्चन, मैम हमारे अंदर क्यों नहीं आरएनए होता, हम क्यों डीएनए के भरोसे बैठे हैं। क्योंकि बेटा डीएनए ना बहुत धीरे म्यूटेट करता है, डीएनए वेरी स्लोली म्यूटेट वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। तुम देखो यार पहले के जमाने में वो कहाँ बंदर हुआ करते थे, फिर आदि मानव बने, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंसानों की प्रजाति आई, तो कितना धीरे डीएनए ने अपने आप को बदलने में कितने करोड़ों साल लगा दिए। ठीक है, डीएनए तब जाके कहीं कुछ बदला और तब हम इंसान आए। अभी भी हम में और चिंपैंजी में कुछ ना कुछ तुमको जो है कॉमन सिमिलैरिटीज मिल जानी है ना, एकदम एग्जैक्ट। अभी भी हम एकदम उससे हटे नहीं है। यहीं पे अगर मैं आरएनए की बात करूं ना, ये ऐसे खटाखट म्यूटेट होता है। इसका काम ही यही है कि इट म्यूटेट वेरी फास्ट, इतनी जल्दी म्यूटेट होगा। तुम खुद ही सोच के देखो, तुमने सुना होगा कि यार आज एक नई बीमारी आई, नया वायरस आ गया, कल एक और नया वायरस आ गया, अभी आ गया था कोरोना, फिर अभी वापस आ रहा है कि भाई चाइना ने फिर से एक और नया वायरस ले आया, इस बार ये चूहों पे वायरस अटैक कर रहा है, जाने कहाँ से इतने वायरस आ रहे हैं। तो ये वायरस इतना कैसे म्यूटेट कर रहा है भाई, हर दिन नया वायरस आ रहा है, हर दिन नया वायरस आ रहा है। इसका मतलब वायरस जो ऐसा वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए, वो हर बार चेंज हो रहा है। ठीक है, वो जितनी बार चेंज होगा उतनी बार एक नया वायरस खड़ा हो जाएगा, उतनी बार तुमको उस वायरस के लिए एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज बनानी पड़ेंगी। तो यही चीज है। अब हम डीएनए, हम नहीं कर सकते ऐसा काम। ठीक है, तुम ऐसा नहीं सोच सकते आज हम इंसान है, कल हम उल्लू पैदा हुए, परसों हम बिल्ली पैदा हुए, परसों कुछ और स्पीशी, क्योंकि हमारा मैम जेनेटिक मटेरियल म्यूटेट कर रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेचर ने इतना दिमाग लगा के चीजों को सेट किया है
कि ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज ह्यूमंस का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो है डीएनए, क्योंकि डीएनए जल्दी म्यूटेट ही नहीं होता। ठीक है, डीएनए जल्दी म्यूटेट बिल्कुल नहीं होगा। डीएनए बना किसका होता है? व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? और एक और वर्ड आएगा न्यूक्लियोसाइड्स, ये भी क्या होता है? आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स का ही बना होता है, but with different sugar, with ribose as sugar। वहीं पे अगर मैं डीएनए की बात करूं, with deoxyribose sugar। चलो भाई, इतनी सारी जो मैम आपने बातें बोल दी हैं, अब इनको बताओ भी तो, कैसे बनेगा ये, क्या होता है ये? अगर मैं डीएनए की बात करती हूँ बच्चे, तो डीएनए जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। न्यूक्लियोटाइड्स यानी टी आ रहा है न्यूक्लियोटाइड में, है ना, इसको याद करने की ट्रिक। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें मिलेंगी, कौन सी होंगी वो 3 चीजें? या ऐसे बनाओ, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड होता है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब अगर मैं बात करती हूँ न्यूक्लियोसाइड की, तो ये 2 चीजों से बनता है, दैट इज नाइट्रोजन बेस पेयर एंड पेंटोस शुगर। चल, अब समझना हुआ क्या, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजें आएंगी। 3 चीजें कौन सी है? नाइट्रोजन बेस पेयर, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। जब तीनों एक साथ मिल जाती है तो हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? जब नाइट्रोजन बेस पेयर, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप तीनों एक साथ आ जाती है। ठीक है, एक नाइट्रोजन, एक न्यूक्लियोटाइड किसको बोलूंगी मैं? व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? जब मेरे पास नाइट्रोजन बेस पेयर आएगा, जब मेरे पास पेंटोस शुगर आएगी, और जब मेरे पास फॉस्फेट ग्रुप आएगा। 3 चीजें ला दी मैंने, इसको मैं बोल दूंगी ये अपना न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर मैंने एक और वर्ड यूज किया है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड सिर्फ 2 चीजों से बना है, सिर्फ 2 चीजें, यानी इसमें सिर्फ नाइट्रोजन बेस पेयर है और सिर्फ पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर यानी 5 कार्बन की शुगर है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप को तुम लोग आराम अच्छे से जानते हो, तुमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है बहुत अच्छे से। यही होता है फॉस्फेट ग्रुप, बोलो जल्दी से। करेक्ट है, यही है तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, तो ये फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास आता है, और ये फॉस्फेट ग्रुप डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिवली चार्ज होता है, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पूरे डीएनए को नेगेटिवली चार्ज बना देता है। सो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है? क्योंकि डीएनए इज फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, एंड फॉस्फेट ग्रुप इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, डन। चलो, अब सुनना, नाइट्रोजन बेस पेयर, ये शायद नाम नया है ना? शुगर पहले समझाऊं, पेंटोस शुगर देख लो। पेंटोस शुगर सिंपल है, 2 तरीके की पेंटोस शुगर तुमने पढ़नी है। कौन सी 2 तरीके की पेंटोस शुगर आनी है बच्चे? देख, एक ही चीज बनाऊंगी बट 2 बार बनाऊंगी, है ना? एक होगा डीऑक्सी राइबो
शुगर और एक होगा राइबोस शुगर। अब देखो कैसे बनती है, पेंटोज है यानी 5 कार्बन है, काफी कंजस्टेड हो गया है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, CH2OH H। अब देखो तुमने ये शुगर पढ़ी है, इवन तुमने ये शुगर भी पढ़ी है बायोमोलिक्यूल में। शुगर पे कई बार क्वेश्चन तो वैसे आता नहीं है, तुम्हें पता होनी चाहिए ये बात। 5 कार्बन है, 5 कैसे हैं, 1 2 3 4 और ये 5th कार्बन। दिख रहा है बच्चे, क्लियर है ना ये, ठीक है। सेम गोज विथ हियर 1 2, ये प्राइम बनाया जाता है, डैश से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, 4 एंड दिस इज 5। ओके ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोज, ये राइबोज शुगर। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ इतना अंतर होता है कि यहाँ पे जो कार्बन है उस पे यहाँ सिर्फ एक ही अंतर आता है कि ये जो सेकंड पोजीशन वाला कार्बन है ना उस पे OH, एक में राइबोज शुगर के अंदर OH आएगा। डीऑक्सीराइबोज यानी ऑक्सीजन हट गया, डीऑक्सी मतलब नो ऑक्सीजन इज लेफ्ट, तो यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ ऑक्सीजन हटा दो, सिंपल सा इतना सा डिफरेंस है, यहाँ ऑक्सीजन आएगा यहाँ ऑक्सीजन हट जाएगा। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर के अंदर एक ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट रहेगा राइबोज शुगर के अंदर, डीऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर वो चीज हट जाएगी, तो ऑक्सीजन ही हट जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब अगला आता है नाइट्रोजन बेस पेयर। अब नाइट्रोजन बेस पेयर जो होते हैं आपके पास, बस नाइट्रोजन बेस पेयर जो होते हैं आपके पास दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, एक तो होगा प्यूरीन्स और एक होंगे pyrimidines, प्यूरीन्स एंड pyrimidines। प्यूरीन्स क्या होता है, प्यूरीन्स एडिनिन, गुआनिन। pyrimidines क्या होंगे, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन। याद रखने का तरीका क्या हो सकता है, एक CUT कट से याद रख लो, या जिनमें वाई वाई आ रहा है बट उसके साथ एक यूरेसिल और जुड़ेगा, ठीक है। साइटोसिन और थाइमीन जिनके अंदर वाई आ रहा है, और यूरेसिल जो कि प्लेन आएगा, पर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो साइटोसिन यूरेसिल, थोड़ा सा एक उसे कर देती हूँ। पिरिमिडीन्स में वाई आता है तो यहाँ पे भी हमको वाई की प्रेजेंस देखनी है, देख लो भाइयों। क्लियर, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक। प्यूरीन्स एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन जो होता है ये ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं गुआनिन जो है वो जी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पिरिमिडीन साइटोसिन सी से रिप्रेजेंट करेंगे, यूरेसिल यू से और थाइमीन टी से। डन, क्लियर। ये सारी चीजें सेम होती है क्या डीएनए और आरएनए में, सोच के देखो। अगर मैं सारी ही चीजें सेम बना दूंगी डीएनए और आरएनए के अंदर, तो बेटा मेरा डीएनए और आरएनए फिर ऐसा क्यों है कि आरएनए म्यूटेट करता है, डीएनए धीरे धीरे म्यूटेट करता है, ये क्यों है फिर? अगर सारी ही चीजें सेम है तो इसका मतलब सारी चीजें सेम तो नहीं है। क्या क्या चीजें हैं फिर मैम? देखो बना इन्हीं चीजों से है, बना आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से है, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से है। फर्क सिर्फ इतना है
कि जब डीएनए का फॉर्मेशन है तो उसमें हम न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज लेंगे, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस पेयर एडेनिन गुआनिन, ये तो सभी में कॉमन है, ये आरएनए में भी आएगा, ये डीएनए में भी आएगा, पर एडेनिन गुआनिन के साथ साइटोसिन थाइमीन जो है ये सिर्फ डीएनए के अंदर आएंगे, वहीं साइटोसिन यूरासिल जो है वो आता है आपके पास आरएनए के अंदर, यानी ये दोनों आरएनए में आएंगे और साइटोसिन और थाइमीन डीएनए में आएंगे। क्लियर है? क्लियर? चाहो तो साइटोसिन को बीच में लिख लेना ताकि ऊपर नीचे और ज्यादा अच्छा बन जाएगा, ठीक। इतना फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट से याद करना आसान रहता है, फ्लो चार्ट जितना हो सके फ्लो चार्ट बना बना के याद करो, तुम्हारे लिए आसान होगा, तुमको याद करने में इजी रहेगा, तुम भूलोगे नहीं जितनी बार। और कोई जरूरत नहीं है 3-5 स्केल लेके करने की, कंपास लेके बना प्लीज। 12th क्लास में आ चुके हो तुम लोग, आई डोंट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स, नीदर आई डू वांट यू टू डू ऑल दीज थिंग्स। चलो अब हम थोड़ा सा एक बार टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि क्या अपने पास जो बेसिक्स है, जो बुक बोलती है वो क्या बोलती है। बट एक बेसिक जो कहानी आप सभी के समझ में आ जानी चाहिए वो इनसे ये आ जानी चाहिए कि दोनों ही चीजें न्यूक्लियोटाइड से बनी हैं। अगर मैं डीएनए बोलूं चाहे मैं आरएनए बोलूं, चाहो तो यहाँ लिख लो भाई, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, दोनों ही चीजें न्यूक्लियोटाइड से ही बनी हैं। पर फर्क इतना आ जाता है कि न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लियोसाइड में जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबो होनी चाहिए डीएनए के केस में, और जो शुगर है वो राइबोज होनी चाहिए आरएनए के केस में। पहला डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस, नाइट्रोजन बेस पेयर जो होगा वो एडेनिन और गुआनिन दोनों में सेम है, साइटोसिन दोनों में सेम है। साइटोसिन के साथ जो पेयर बनाने वाला है वो होगा थाइमीन डीएनए के केस में और यूरासिल आरएनए के केस में। क्लियर है यहाँ तक बात? बहुत आसान बात है ना? ये अपने पास परफेक्ट एक स्ट्रक्चर आ जाता है। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं अपन द डीएनए, डीएनए की कहानी। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। शब्दों में भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। डीऑक्सी मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस है। किसमें? इन पेंटोज शुगर। ओके, नेक्स्ट आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स हैं विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। DNA act as the genetic material of most of the organism, not all of the organism but most of the organisms का DNA जो है वही genetic material होता है। Whereas RNA also act as genetic material in some organisms like some viruses and act as messenger. RNA usually messenger की तरह act करता है। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके अंदर आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, है ना, जैसे वायरस है, कुछ और बैक्टीरिया भी होते हैं, पर यूजुअली वायरसेस। ओके, नेक्स्ट, इट फंक्शन एज एन एडाप्टर स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस द कैटालिटिक मॉलिक्यूल। कैटालिटिक मॉलिक्यूल यानी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, रिएक्शन कंप्लीट भी कराएगा पर रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, वो उसमें प्रोडक्ट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। ठीक, सिंपल। ओके, A nucleotide has 3 components. न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का बना है, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स है। नाइट्रोजन बेस पेयर, दूसरा आ जाता है पेंटोज शुगर, तीसरा आ जाता है, अच्छा अब देख लो, राइबोज इन द केस ऑफ आरएनए, डीऑक्सीराइबो फॉर द केस ऑफ डीएनए, एंड फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड आ गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। दीज 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर। अब नाइट्रोजन बेस पेयर क्या हो सकते हैं? ये जो नाइट्रोजन बेस पेयर की बात करी जा रही है ये क्या हो सकते हैं, किस तरीके के हो सकते हैं? प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स क्या होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन गुआनिन, ये 2 प्यूरिन दोनों में कॉमन रहेंगे। वहीं साइटोसिन यूरासिल थाइमीन, साइटोसिन is common for both DNA and RNA. Thymine is present in DNA only and uracil is present in RNA. तो यूरासिल सिर्फ RNA में प्रेजेंट है, थाइमीन साइटोसिन के साथ जो है थाइमीन बंध के, और वो DNA के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। चलिए
कुछ डेटा एनसीईआरटी का क्या बोलता है वो देख लो। अभी अपन वापस भी आएंगे इस डेटा पे, पर थोड़ा सा देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए कैसे होते हैं। सबसे पहले लिखा है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज के अंदर किस तरीके का डीएनए होता है, एसएस यानी सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, एक ही स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, सर्कुलर डीएनए है। नेक्स्ट आ जाता है डीएस। डीएस मतलब क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए है, स्ट्रेट लीनियर डीएनए है। जैसे कि अच्छा इनके ये अभी अपन बात करेंगे, इन पे भी आऊंगी मैं अभी इस पे अपने बेस पेयर्स पे। चलो नेक्स्ट आ जाता है, ये तो आ गया अपने पास लेमडा पेज के अंदर। फिर आ जाता है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। इसको आप लोगों ने बहुत सुना है, ये आप लोगों की फेवरेट है। ई कोलाई तो पूरी साइंस बायोटेक की तो महा फेवरेट है। इसमें क्या आ जाता है बच्चे, अगेन हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यार एक कलर का मुझे थोड़ा सा बताना, मेरे को ये डबल स्ट्रैंडेड ही दिख रहा है। सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, यानी दो सर्कल आएंगे। और लास्ट आ जाता है एक और डबल स्ट्रैंडेड ह्यूमन जीनोम। हेप्लॉइड सेल की बात हो रही है यहाँ, हेप्लॉइड सेल यानी गेमेटिक सेल, गेमेटिक सेल जिसको हम जर्म सेल भी बोलते हैं, जर्म सेल, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है अगेन, ह्यूमन जीनोम के अंदर। और उसकी अब लेंथ पे बात करते हैं, चलो लीनियर है, ठीक है भैया, ठीक। अब बात करते हैं, यहाँ आता है न्यूक्लियोटाइड्स या फिर बेस पेयर। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स जिनके अंदर तीन चीजें आ रही है बच्चे, कौन कौन सी है वो तीन चीजें, नाइट्रोजन बेस पेयर, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, यही तीन चीजों का न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और इसके साथ साथ बोला है बेस पेयर, यानी कि अगर मान ले मैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर को पढ़ रही हूं, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्कुलर कोई फर्क नहीं पड़ता, लीनियर। अभी सिंपल बात हो रही है, अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर होता है तो उस टाइम पे वहां पे बेसिस कैलकुलेट किए जाते हैं। जितने नाइट्रोजन बेस होंगे, बेस पेयर नहीं, जितने नाइट्रोजन बेस होंगे उतना ही इसका क्या होगा, लेंथ होगा, उतना ही लंबा ये डीएनए होगा। तो जितना नाइट्रोजन बेस उतना ही इसका लेंथ, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड में, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड जितनी चीजें हैं हम लोग बेसिस से कैलकुलेट करते हैं। वहीं अगर मैं बात कर देती हूँ डबल स्ट्रैंडेड की, डबल स्ट्रैंडेड की यानी दो दो स्ट्रैंड्स आ गए। यार अब तुम सोच के देखो, जब दो स्ट्रैंड है इनके बीच में कुछ ना कुछ पेयर तो होगा, है ना, कुछ ना कुछ पेयरिंग तो होगी, और एक्चुअल में होती है। यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा रहता है, दो है ना, दो इस तरीके से, मान लो सीडी है ना। और ऐसी सीढ़ी कभी चढ़ी है, ऐसी सीढ़ी तुम लोगों ने, ऐसी तो नहीं चढ़ते, इसके बीच में मैम ये भी तो बनाओ, यही तो मेन है, इसी से तो इसको सीढ़ी बोलते हैं। तो ये क्या चीज है बच्चे, ये जो दोनों स्ट्रैंड को जोड़ रहा है इसको अपन बोलते हैं, ये जो बीच में ये जोड़ते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर। अब यहां से एक नाइट्रोजन आएगा, सुनो, यहां से एक जो स्टेम इसका एक नाइट्रोजन, ठीक है, दूसरी एक और बना दी मैंने सीडी, ये देखो दूसरा नाइट्रोजन, ठीक है। अब बनी है ना सीडी, अब इसको कहोगे सीडी, पहले वाली को तो नहीं कह रहे थे, पहले जब मैंने ऐसा ऐसा करके खड़ा कर दिया था इसको तो तुमने सीडी नहीं बोला, इससे तो ऊपर ही नहीं जा सकते, ये क्या क्या बात की सीडी है, ये इसको ये तौहीन है सीडी के नाम पे, है ना, इसको तुम लोग सीडी कहोगे, स्टेयर्स है। अब ये लैडर है। तो ये कैसा लैडर है बच्चे, इसमें अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये एक नाइट्रोजन बेस पेयर, बेस, और ये एक नाइट्रोजन बेस, दो आ गए। जब दो आ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हम पेयर बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन बेस पेयर होगा,
नाइट्रोजन बेस पेयर होगा। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, चाहे लीनियर हो चाहे सर्कुलर हो, मेरे पास हमेशा काउंटिंग बेस पेयर्स में आएगी। ठीक है, हमेशा काउंटिंग बेस पेयर में आएगी। तो क्या मैम बेस पेयर से मैं बेसिस निकाल सकती हूँ? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते? किसने बोला नहीं निकाल सकते? ये तुम्हारे पास बेस पेयर है, तुमको अगर इससे बेसिस निकालना है तो ये जितने पेयर हैं बच्चे, इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। जितने तुम्हारे पास बेस पेयर हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास बेसिस आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? जितने भी तुम्हारे पास बेस पेयर है, 2-2 के सेट में है ना, तो मुझे निकालने हैं कि इसमें टोटल बेसिस कितने होंगे। तो एक डबल डबल है तो तुम लोग 2-2 डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? बेसिस आ जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक। ठीक, तो यहाँ अपने पास अगर मान लो बेस पेयर होता है तो उसमें बेसिस निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास बेसिस आ जाएंगे। और तुम इसको बेस पेयर का डेटा भी जो है आप बता सकते हो। इफ द जेनेटिक मटेरियल इज इन अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको उसमें या तो तुम बेसिस बता दो, कोई इशू नहीं है, या तुम बेस पेयर बता दो, तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर दोनों ही डेटा करेक्ट होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है इससे। चलो अगला आता है, अब कुछ साइंटिस्ट, उनके भी बारे में बात हुई है एनसीईआरटी के अंदर, कुछ साइंटिस्ट को भी देख लेते हैं। क्या आता है? सबसे पहले नाम आता है जॉन फेडरिक मिशर। जॉन फेडरिक मिशर ने क्या किया था? सबसे पहले ही आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स। व्हाट आर ल्यूकोसाइट्स? योर डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड कॉल्ड इट न्यूक्लिन। उन्होंने एक सिंपल सी चीज देखी कि भाई कुछ मटेरियल जो आगे ट्रांसमिट होगा या हो रहा होगा, उनको बस ल्यूकोसाइट यानी एक व्हाइट ब्लड सेल के अंदर उन्होंने एक चीज देखी और उसको सिंपल सा नाम दे दिया न्यूक्लिन। डीएनए था वो, है ना, अब हम जानते हैं, पर उस टाइम उन्होंने उसको नाम दे दिया न्यूक्लिन। सेकेंड आए ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने देखा कि यार ये एसिडिक है नेचर में, ये जो फेडरिक ने मिशर ने निकाला है, तो ये मिशर ने जो न्यूक्लिन बताया है, ये न्यूक्लिन एसिडिक है नेचर में। जब कोई चीज एसिडिक है नेचर में तो यार उसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखो ना, उसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखो भाई। आधा अधूरा नाम क्यों दे रहे हो उसको? पूरा नाम दो, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड नाम निकला। फिर उसके बाद आते हैं एरविन चार्गॉफ। एरविन चार्गॉफ की अभी अपन बात करेंगे आगे जाते हुए, जिन्होंने रूल ऑफ बेस पेयरिंग दिया था। ठीक है, अभी जैसे ही मैं डीएनए स्ट्रक्चर बताऊंगी उसके बाद एरविन चार्गॉफ का नाम आएगा। फिर रोजलैंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किन, जो इन्हीं के स्टूडेंट्स थे, और उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से डीएनए को सबसे पहले डीएनए का पैटर्न देखा कि यार एक्चुअल में डीएनए कैसा दिखता होगा। और इन्हीं की स्टडीज को कंटिन्यू करते हुए फाइनली जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 के अंदर स्ट्रक्चर दे दिया था डीएनए का, कि डीएनए जो होता है वो किस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो ये तीनों की कहानी अभी अपन सुनेंगे आगे चलते हुए। स्टार्टिंग की इन दोनों की कहानी बहुत जरूरी, कि भाई ल्यूकोसाइट से सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करने वाले थे हमारे पास ये फेडरिक मिशर, और इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। दूसरे आए थे हमारे पास ऑल्टमैन, जिन्होंने देखा कि भाई ये जो डीएनए है, ये जो न्यूक्लिन है, जिसको ये न्यूक्लिन बोल रहे हैं, ये न्यूक्लिन एसिडिक है नेचर में, तो हम इसको नाम दे देते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एसिडिक, तो इससे हमको क्या पता लग गया? डीएनए कैसा है? इससे हमको क्या पता लग गया बच्चे? इससे हमको ये पता लग गया कि डीएनए कैसा है? एसिडिक इन नेचर। अभी अपन वैसे प्रॉपर्टीज लिखेंगे। एसिडिक इन नेचर, और दूसरा कि इट हैज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज्ड है ये। नेगेटिवली चार्ज का मतलब, क्यों नेगेटिवली चार्ज है? बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप।
ओके अगला हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो अरेंज रहेगी, क्योंकि अब हमको पता तो लग गया भाई न्यूक्लियोटाइड है, पर न्यूक्लियोटाइड अरेंज कैसे है, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड, किस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर बना होगा। तो नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर विद एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा बच्चे, जब मेरे पास नाइट्रोजन बेस पेयर और पेंटोज शुगर मिल जाती है। जब मेरे पास नाइट्रोजन बेस पेयर और पेंटोज शुगर मिल जाती है तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। When phosphate group is linked to this at 5OH of the nucleoside through phosphoester linkage, न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। चलो भाई, इतनी खतरनाक गंभीर बातें बोल दी है तो अब अपन बना के देख लेते हैं। ये तुम्हारे पास राइबोज शुगर, पूरी तो करो, CH2OH, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है बच्चे, इसके साथ यहाँ पे ये जो OH है ना, यहाँ पे बॉन्ड बनाता हुआ एक नाइट्रोजन बेस पेयर जुड़ जाता है। अब जब यहाँ नाइट्रोजन बेस पेयर जुड़ जाएगा तो ये जिस बॉन्ड से जुड़ेगा ना, ये जिस बॉन्ड से जुड़ता है, इस बॉन्ड को हम नाम दे देते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन बेस पेयर है। अब नाइट्रोजन बेस पेयर के अंदर आता है एडिनिन ग्वानिन साइड। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ, रुको मैं तुमको। स्ट्रक्चर कहाँ है, ये इसका स्ट्रक्चर भी देखो, फिर उसके बाद ये तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। चलिए, ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नहीं आने वाला है, तुमने बायोमोलिक्यूल्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे तुमसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि एडिनिन का क्या स्ट्रक्चर है, गुमानिन का क्या स्ट्रक्चर है, या साइटोसिन और थाइमिन का। ठीक, यहाँ देखो, ये है प्यूरिन्स और ये है पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के अंदर डिफरेंस बताने के लिए तुम क्या कर सकते हो, जिसका नाम छोटा है उसके पास 2 रिंग है, जिसका नाम बड़ा है उसके पास 1 ही रिंग है। ऐसी सड़ी सी ट्रिक के साथ ही याद करना पड़ेगा प्लीज। ठीक है, प्यूरिन्स नाम छोटा है पर इसके पास रिंग बड़ी है, तो 2 रिंग है, 1 2 2 रिंग होती है। ठीक है, पिरिमिडीन्स नाम इतना बड़ा है पर रिंग 1 ही है, सिंपल। ठीक है, तो प्यूरिन्स जो होगा 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर, जितने 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर तुमको दिख रहे होंगे वो सारे प्यूरिन्स है। सारे प्यूरिन्स मतलब 2 ही तो प्यूरिन है, एडिनिन और गुआनिन, सिंपल। और जितने तुम्हारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होंगे वो सारे पिरिमिडीन्स होंगे। भाई सिंगल रिंग स्ट्रक्चर 3 ही तो है मैम, ये साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, सिंपल। अब इनके अंदर देखो, जो अगर मान लो कौन सा कलर दिखेगा, ये पिंक, ये करते हैं। अगर तुमने यहाँ पे शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस पेयर, तो कुछ भी हो सकता है ना, ये एडिनिन भी हो सकता है, यानी ये प्यूरिन भी हो सकता है, और ये पिरिमिडीन भी हो सकता है। तो ये प्यूरिन भी हो सकता है, ये पिरिमिडीन भी हो सकता है। अगर मान लो मुझे प्यूरिन जोड़ना होगा तो मैं कौन से नाइट्रोजन के साथ जोड़ूंगी, ये है ना मुश्किल। कौन से नाइट्रोजन के साथ अगर मेरे को प्यूरिन जोड़ना हुआ बेटा, तो मेरे को 9th नंबर वाला जो नाइट्रोजन है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, या मैं कह सकती हूं कि यहाँ ये वाला जो कार्बन होता है, नाइट्रोजन होगा, ये जुड़ेगा शुगर के साथ। और अगर मैं पिरिमिडीन्स की बात करूं तो फर्स्ट नाइट्रोजन विद शुगर, यानी पहला नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा शुगर के साथ, शुगर के भी पहले कार्बन के साथ, कोई। ठीक है, और यहाँ पे पिरिमिडीन में फर्स्ट नाइट्रोजन जो होगा वो बॉन्ड बनाएगा फर्स्ट कार्बन शुगर के साथ।
वापस समझ लो, नाइट्रोजन के साथ मुझे बॉन्ड बनाना है। नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए ये वाला, ये जो फर्स्ट कार्बन है ना 1 डैश कार्बन, ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश और ये 5 डैश, ये कार्बन है तुम्हारे पास, जिसमें से जो फर्स्ट वाला है ये नाइट्रोजन के साथ पेयर बनाता है। अब नाइट्रोजन कौन सा वाला पेयर बनाएगा, क्योंकि अगर मैं प्यूरीन का स्ट्रक्चर देखती हूँ तो मेरे पास तो बहुत सारे नाइट्रोजन है। यहाँ पिरिमिडीन्स वाले में भी एक मेरे पास एक नाइट्रोजन आ रहा है, एक नहीं 2 आ रहे हैं ना बेटा, ये भी तो आ रहा है, ये भी तो आ रहा है, 2 नाइट्रोजन आ रहे हैं। तो फिर कौन सा वाला बॉन्ड बनाएगा, तो इसके लिए हमने ये चीज निकाली कि 9th पोजीशन वाला जो नाइट्रोजन होता है वो प्यूरीन के अंदर बॉन्ड बनाता है, और अगर मैं पिरिमिडीन की बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन वाला कार्बन जो होगा वो बॉन्ड बनाता है फर्स्ट कार्बन ऑफ दी शुगर, फर्स्ट कार्बन ऑफ दी शुगर, ठीक है। कार्बन के पहले, शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजन अगर प्यूरीन हुआ तो 9th वाला बनाएगा, और अगर पिरिमिडीन हुआ तो फर्स्ट वाला बनाएगा। क्लियर है, बहुत आसान चीज है, ठीक। अब चलते हैं अगला, और इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे बच्चे, इस बॉन्ड को हम नाम देंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। अब इसके साथ, अब ये स्ट्रक्चर जो बना है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर बना है हमारे पास टोटली न्यूक्लियोसाइड, ये हमारे पास बना है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, जब शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस पेयर आ जाए। अभी तक ये साइड ही बना है सिर्फ, ठीक है ना। अब मुझे इसको न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ क्या जोड़ दूं मैं, फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दूं, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। चलो जोड़ देते हैं फॉस्फेट ग्रुप। अब अगर फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना है तुमने, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ोगे अगर इससे तो कैसे जोड़ोगे, कुछ ना कुछ तो बॉन्ड बनेगा ना बच्चे। क्या बॉन्ड बनता है यहाँ पे, 5 डैश है, ठीक है, ठीक है, ओके। क्या बॉन्ड बनता है यहाँ पे देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर, जैसे ही H2 रिमूव हो जाता है, जैसे ही H2 रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, और उस बॉन्ड को हम क्या नाम दे देंगे, उस बॉन्ड को हम नाम दे देंगे फॉस्फो एस्टर इस बॉन्ड को हम नाम दे देंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। कुछ महान विद्वान ये भी होंगे, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ये नहीं है फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, 2 बार आएगा, डाई नाम बोल रहा है उसका, डाई एस्टर 2 बार आएगा, ठीक है। ये फॉस्फो एस्टर है, ठीक, ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। चलो अब फॉस्फो डाइएस्टर की भी कहानी सुन लेते हैं, पर समझ में आया बना क्या है। जब हमारे पास एक शुगर ली है, मैंने सिंपल पेंटोज शुगर ली है, शुगर के साथ जैसे ही मैं फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस पेयर जोड़ दूंगी तो वो बॉन्ड क्या कहलाएगा मेरा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। फिर उसके बाद ये बनता है मेरे पास न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए मुझे फॉस्फेट को भी घेरे में लेना पड़ेगा, फॉस्फेट को घेरे में लेना है, इसका मतलब यहाँ पे भी बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और यहाँ जो बॉन्ड बनता है इस शुगर, 5th कार्बन ऑफ शुगर से ये बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड जो होगा ये वाटर रिमूवल के साथ बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड को कहेंगे हम फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्लियर है ये चीज, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में ये बॉन्ड अरेंज रहेगा। यहां डायरेक्ट बना रही हूं नाइट्रोजन, कौन सा बॉन्ड है बच्चे, याद कर लो जल्दी से, कौन सा बॉन्ड बना हमारे पास, एन ग्लाइकोसिडिक है ना। 5 बार बोलोगे याद हो जाएगा, नहीं बोलोगे भूलते रह जाओगे। यहां कौन सा बॉन्ड बनता है,
यहाँ क्या होगा, वाटर रिमूव आउट होगा। जैसे ही वाटर रिमूव आउट होगा बेटा, तो वाटर रिमूव आउट होते ही यहाँ सिर्फ O बच जाएगा और ये O इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और इस बॉन्ड को हम कहेंगे इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, चलो एक और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। सेम न्यूक्लियोटाइड एक और बना रही हूं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। है ना ये न्यूक्लियोटाइड, तीन है ना, इसमें तीन चीजें आ गई, फॉस्फेट भी आ गया, शुगर भी आ गया, नाइट्रोजन बेस भी आ गया। चलो सेम एक और बना दो ऊपर। N2 बेस जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन बेस जैसे ही जुड़ता है तो हम उस बॉन्ड को कहेंगे N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और धमाका होने वाला है और वो ये होगा कि यहाँ जो OH है उसके में भी वाटर रिलीज होगा। यहाँ देखो ये टिंग 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 वाटर रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे ही -H2O होगा, पानी निकल गया एक और, तो यहाँ एक और बॉन्ड बन जाएगा बच्चे। हटा दूं इसको, भाई तो नहीं हट गया, हटा दूं। पानी जैसे ही रिलीज हुआ क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ एक ऑक्सीजन रह गया सिर्फ, यहाँ वाटर रिमूव हो गया, एक ऑक्सीजन रह गया, फिर से मेरे पास ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब देखना कहानी में ट्विस्ट क्या आता है। टिंग टिंग, कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, जब मैं दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को मिला दूंगी, दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को जैसे ही मैं मिला देती हूँ तो मेरे पास एक और बड़ी चीज बन जाती है जिसको हम नाम देंगे फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, कहानी समझ में आई। हुआ क्या, मैंने दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए, एक न्यूक्लियोटाइड ये था, एक न्यूक्लियोटाइड ये बना लो, ये पूरा कंप्लीट कर लो फॉस्फेट भी बना के। यहां से वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव होते ही यहाँ क्या है, CH2 जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, वापस एक और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का जन्म हो गया है यहाँ पे। ठीक है भाइयों, तो ये क्या आया अपने पास, एक और न्यूक्लियोटाइड। जब दो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी जब दो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ गए ना, ये एक जुड़ गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, अब यहाँ फॉस्फेट को अगर तुम ध्यान से देखो तो दो दो चीजें, दो दो शुगर लेके जोड़ा बैठा है ये, है ना, एक तरफ भी शुगर है एक तरफ भी शुगर है, तो दोनों शुगर को लेके बैठा है ये, इसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड सिर्फ फॉस्फेट और शुगर को जोड़ता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दो फॉस्फेट शुगर को जोड़ता है। ठीक है, दो शुगर को जब जोड़ देगा तो उसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, डाई मतलब टू। ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जैसे ही मेरे पास एक, एस्टर क्या होता है, एस्टर इज व्हाट, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, वो आता है ना बीच में एस्टर में, एस्टर हम कौन से, जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो एस्टर पढ़ते हो ना, बीच में ओ आता है, दैट इज एस्टर फॉर्मेशन। वही एस्टर फॉर्मेशन यहाँ होगा, पर फॉस्फेट के साथ जुड़ रहा है तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा। क्लियर है बेटा। अब यहाँ देखना, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये OH, ये 3' प्राइम एंड है। ठीक है, और यहाँ जो फ्री छूट रहा है, ये फ्री कौन सा छूट रहा है, ये 5'8।
तो एक तरफ इसकी पोलैरिटी होती है 3' एंड की, एक तरफ इसकी पोलैरिटी होती है 5' एंड की, यानी एक तरफ डीएनए के स्ट्रैंड में 3' एंड फ्री होता है, एक तरफ 5' एंड फ्री होता है। ये एक सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए का, एक स्ट्रैंड बनाया है मैंने डीएनए का, कुछ भी अलग नहीं किया। ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का। ये वो जो सीडी बना रहे हैं ना अपन, तुम ऐसे समझो अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ एक सीडी बनानी है ना। एक अच्छी सीडी बना के दे दो जिससे तुम लोग ऊपर चढ़ जाओ, बस। वो सीडी बनाने के लिए तुमने पहली स्ट्रैंड पे अभी तक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जोड़ दिए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से जोड़े ना नाइट्रोजन बेस पेयर, ये उसके स्टेप है जिसपे तुम पैर रख के ऊपर बढ़ोगे, है ना। बैकबोन क्या है, ये रीजन, ये बैकबोन है। बैकबोन मतलब ये जो स्टिक है, दिस इज द बैकबोन, ठीक है। ये बैकबोन कौन बना रहा है, बैकबोन बनता है फॉस्फेट और शुगर से। वो जो स्टेप है वो किसका बन रहा है, वो बन रहा है नाइट्रोजन बेस पेयर का, ठीक है। तो यहाँ स्टेप बनता है नाइट्रोजन बेस पेयर का और बैकबोन बनाई जाती है बाय दी फॉस्फेट ग्रुप एंड दी शुगर। क्लियर। अब ये एक सीडी बनी है जो कि 3' से 5' जाएगी, पर अब सोच के देखो, अगर मैं सेम ही सीडी सामने भी बना दूं, जुड़ पाएगा? अपोजिट तो अट्रैक्ट होते हैं, लाइक रिपल होता है, हालांकि कुछ मैग्नेटिक फॉर्मूला है नहीं यहाँ पे, वो बता रही हूँ कि अगर मान लो मैं प्यूरिन के सामने प्यूरिन लगा दूं, सेम सामने सामने लगा दूं, तो मस्त हाथ पकड़े बैठे नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे, वो हाथ छुड़वाने की कोशिश करेंगे। लाइक रिपल ईच अदर, ऐसे याद रखो, लाइक रिपेल ईच अदर। अगर मैं प्यूरिन के सामने दूसरा प्यूरिन ही लगा देती हूँ, है ना, अगर मैं बॉन्ड बनाती हूँ ए और जी का, तो क्या ये बन पाएगा? नहीं बनेगा, मना कर देगा ये नहीं बना सकता बॉन्ड। बॉन्ड कौन बनाएगा? एडिनिन और थाइमिन, प्यूरिन और पिरिमिडीन, साइटोसिन और गुआनिन, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है। तो कभी भी लाइक सामने आमने सामने नाइट्रोजन बेस पेयर सामने सामने का ले लोगे तो वो सेम नहीं बनाएगा बेटा, वो कहीं से कहीं तक भी तुमको ऐसा नहीं मिलेगा कि ये वाला पेयर जो है, अगर तुमने एडिनिन का लिया है तो सामने वाला तुम गुआनिन का ले लो, ये पॉसिबल ही नहीं है। सामने वाला तुमको लेना पड़ेगा थाइमीन का, ठीक है। अब ये बेस पेयरिंग को समझना, अब बेस पेयरिंग को समझने के लिए तुमने स्ट्रक्चर समझा, अब स्ट्रक्चर के अंदर ये समझो कि अगर मैं ये लेडर बनाती हूं तो इसके जो सामने स्टेप होंगे ना, ये दिस इज योर वन स्टेप, ये स्टेप बन रहा है तुम्हारा, ये नाइट्रोजन बेस पेयर है, ठीक है। ये क्या है? N2 बेस पेयर, नहीं पेयर तो अब बनेगा। और ये क्या चीज है? ये है शुगर प्लस फॉस्फेट बैकबोन, सीडी की बैकबोन, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो पेयर बने हैं, ये पेयर एंटी पोलैरिटी के होते हैं, यानी ये पेयर कैसे होंगे, ये अगर मान लो यहाँ एडिनिन लगा होगा, ठीक है, यहाँ अगर एडिनिन होता है तो उसके सामने जो मौजूद रहेगा हमेशा, वो प्यूरिन के सामने कोई ना कोई पिरिमिडीन होगा। अब कोई ना कोई पिरिमिडीन में मतलब ये है कि थाइमीन ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिनिन जो होगा इसके पास 2 बॉन्ड होते हैं, थाइमीन के पास भी 2 ही बॉन्ड होते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं बाय द बॉन्ड कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, पढ़ा है केमिस्ट्री में, है ना। ऐसी इतनी जल्दी मत भूलना और तुम लोग रोने ना लग जाना। यहाँ केमिस्ट्री तो अच्छी होती है बेचारी, हाँ फिजिक्स भी अच्छी होती है चलो, एटी यानी एडिनिन और थाइमीन जुड़ा, ठीक। इसके साथ अब दूसरा ले लो, दूसरा कौन सा? साइटोसिन और गुआनिन, बॉन्ड कितने बनेंगे? 1 2 3, अगेन कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। बॉन्ड कौन सा है? H2 बॉन्ड है, ठीक है बच्चे। हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बनेंगे साइटोसिन और गुआनिन के बीच में,
यहाँ पे मतलब क्या है कहने का कि भाई अगर मान लो प्यूरीन आता है तो प्यूरीन के सामने हमेशा एक ना एक पिरिमिडीन बैठा होगा, और अगर एक प्यूरीन पिरिमिडीन ही ठीक है, यही चीज याद रखो, ये चीज नोट है ना। यही दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, प्यूरीन प्यूरीन पिरिमिडीन पिरिमिडीन एक साथ कभी नहीं बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब अगर मान लो इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी की अगर मैं बात करती हूं, जैसे ये डैश 3 डैश एंड और ये 5 डैश एंड, ठीक है। तो एक स्टेयर अगर मान लो एक हिस्सा जो है ये इस तरीके से ऊपर चल रहा है तो दूसरा हिस्सा ऐसे चलेगा, ये इस तरीके से चलते हैं, ठीक है, ये ऐसे बॉन्ड बनाते हुए चलेगा, टिक टिक टिक, ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा, ये दोनों सेम सेम नहीं जाएंगे, ये इस तरीके से जाएंगे, एक अगर ऊपर की तरफ, एक अगर 3 डैश टू 5 डैश जा रहा है तो दूसरा 5 टू 3 आएगा, यानी अगर मैंने यहाँ 3 टू 5 बनाया है तो यहाँ मैं 5 टू 3 बनाऊंगी। अपोजिट मूव करते हैं, ये उल्टा चलते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारे पास डीएनए धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। अब एक एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये वाला, ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्या बोलता है यहाँ पे, ये एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा है बच्चे, ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जा रहा है, जिसमें ये शुगर है, दिस इज शुगर, पेंटोज शुगर है, और शुगर आ गया है, ये नाइट्रोजन बेस पेयर आ गया है, और फॉस्फेट ग्रुप, ये रहा फॉस्फेट ग्रुप आ गया है, शुगर आ गया है, और नाइट्रोजन बेस पेयर आ गया, तो बन गया ना एक पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। अब एक न्यूक्लियोटाइड में अगर मैं तुमसे पूछती हूँ कि कितने बेसेस हैं, तो क्या बोलोगे? एक न्यूक्लियोटाइड क्या, एक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मैंने तुमको दे दी, उसमें मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि कितने बेसेस हैं, आराम से निकाल सकते हो कि मैम जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही बेसेस होंगे। n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर मेरे पास है तो यही तो बेस का नंबर है, दिस इज नंबर ऑफ बेस पेयर, या सॉरी बेसेस, दिस इज नंबर ऑफ बेसेस, है ना। अगर मेरे पास n मान लो मैं न्यूक्लियोटाइड को मान रही हूँ, ठीक है, n इज न्यूक्लियोटाइड। अब मैं पूछती हूँ तुमसे, ये 1 2 3 4, ये मैंने एक सीरीज बनाई है, अब इस 4 की सीरीज के अंदर मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि कितने मेरे पास नंबर ऑफ बेसेस हैं, तो वो बताने के लिए तुम क्या बोलोगे कि जितने आपके पास न्यूक्लियोटाइड हैं उतने आपके पास बेसेस हैं, सिंपल, इजी। अब मैं तुमसे ये पूछती हूँ, अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, क्या क्वेश्चन घुमा दिया कि इसके अंदर कितने फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड है। फॉस्फोडाइएस्टर मतलब क्या हो जाता है बच्चे, फॉस्फोडाइएस्टर मतलब क्या हो जाता है, दो शुगर को जोड़ता हुआ एक फॉस्फेट, दो शुगर को जोड़ता हुआ एक फॉस्फेट, दो शुगर को जोड़ता हुआ एक फॉस्फेट, तो क्या है ये फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। कितने हैं बेटा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जितने मेरे पास n है, जितने मेरे पास न्यूक्लियोटाइड है उनमें से मैं एक माइनस कर देती हूँ, यानी अगर मेरे पास 4 न्यूक्लियोटाइड की चेन है तो इनमें से एक माइनस कर दो, यानी 3 मेरे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ जाते हैं, इतने मेरे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है, फॉस्फोएस्टर नहीं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ जाएंगे। क्लियर है बच्चे ये चीज। अब यहाँ देखो ये 5 डैश एंड है और ये हमारे पास आ जाता है 3 डैश एंड, क्योंकि यहाँ 3 डैश खाली है और इस तरफ 5 डैश फ्री है, तो 5 डैश एंड और 3 डैश एंड की ये पोलैरिटी रहती है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रही है बच्चे बात? चलें आगे बढ़े। अब इस थ्योरी को पढ़ो तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा क्या बोलता है। सबसे पहले इसने बोला नाइट्रोजन बेस पेयर पेंटोज शुगर और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है, अगर मान ले उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी मैं जोड़ देती हूँ तो वो मेरे पास बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। तीन चीजें जुड़ गई है, न्यूक्लियोटाइड। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए रहेंगे, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए रहते हैं बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
लिंकेज टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन गया बेटा जी अपने पास? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहेंगे डाई डाइन्यूक्लियोटाइड। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मोर न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना? पॉलीन्यूक्लियोटाइड हुआ ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए। इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एडिशनल ओएच नंबर। अब यहाँ देखो भाई, ओएच नंबर एडिशनल होगा आरएनए के अंदर, क्योंकि आरएनए में हमने बोला था अभी जो हम शुगर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है, अभी जो अपन ने शुगर बनाई है ना बच्चे, ये वाली, ये राइबो डीएनए डीऑक्सी राइबो शुगर है। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करती हूँ आरएनए की तो यहाँ एक OH और जुड़ जाएगा, यहाँ O और जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा। तो ये राइबोस शुगर के केस में होगा। तो राइबोस शुगर के अंदर 2' एंड जो होता है वो फ्री होता है और उसके अंदर यूरेसिल पाया जाता है एट जो अपना बॉन्ड्स बनते हैं वो होता है एडिनिन यूरेसिल। थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा और साइटोसिन गुआनिन, तो यही रहेगा। ये हमको मिलता है आरएनए के केस के अंदर। और आरएनए में हमारी जो पोलैरिटी होती है वो 5' 2' होती है। ठीक है, यहाँ अभी अपन ने डीएनए में क्या पढ़ा? 3' 5' तो 3' है ना, वहां हमारे पास हो जाएगा 2' क्योंकि हमारे पास 2' एंड फ्री होगा, 2 पे OH है ना, इसीलिए। चलो भाई, थाइमीन के अगेंस्ट में क्या आ जाएगा अपने पास? यूरेसिल। अब देखो डीएनए और आरएनए में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। वैसे हम बेसिक्स तो जान चुके हैं बट थोड़ा सा एक बार वापस देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस ये है बताता। पहला, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज डीऑक्सी राइबोस शुगर, और आरएनए की अगर मैं बात करूं तो वहां आएगा राइबोस शुगर, सिंपल चीज है। दूसरा, कंटेन साइटोसिन एंड थाइमीन एज द पिरिमिडीन बेस और गुआनिन एंड एडेनिन एज प्यूरिन बेस। वहीं पे यहाँ आ जाता है साइटोसिन के साथ यूरेसिल। ये हमारे पास डिफरेंस है। डीएनए हैज डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, वहीं आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। डीएनए जैसा अभी अपन ने बताया 2 लेटर का फॉर्मेशन होगा बेटा, और आरएनए की अगर मैं बात करती हूँ तो सिंगल लेटर होगा, यानी ये वाला हिस्सा उसका होगा ही नहीं, ये पूरी तरीके से हट जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा। क्लियर? वो होगा आरएनए। चलो ओके, चलिए अब सबसे पहले थोड़ी सी डिस्कवरीज पे देखते हैं। 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इस चीज को बताया था। तो और एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्चुअल में किसने दिया था? चलो एक बार अपना हिस्ट्री वाला पेज खोलते हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री ओके, सबसे पहले ऑल्टमैन और मिशेल का तो हमने काम जान लिया है। एडविन चार्गॉफ के ऊपर अभी जाते हैं। उससे पहले इसने बोला है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था। और इसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ थोड़ा सा और डिटेल, तो रोजलैंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस ने क्या दिया था बेटा? एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए, क्या डीएनए दिखता कैसा होगा। फिर उसको देखते हुए उसने बोला कि वॉटसन क्रिक ने बोला कि यार इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब होता है इस तरीके से स्प्रिंग जैसा, टिंग 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 टिंग, स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा सर्कुलर है पर हेलिक्स है, हेलिक्स बना हुआ है, तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। ये चीज बाद में आई। ठीक, अब सुनो कि क्या होता है कि सबसे पहले अपने को इसके साथ एक चीज और पढ़नी है, आई गेस वो अभी आ जाएगा। एरविन चार्गॉफ ने क्या चीज बोली थी? एरविन चार्गॉफ बेस पेयरिंग रूल क्या बोलता है कि यदि मेरे पास, वो हमेशा ये बोलते थे कि यार प्यूरीन्स जो होगा ना, नंबर ऑफ प्यूरीन्स वो हमेशा इक्वल रहेगा पिरिमिडीन्स के। प्यूरीन्स का नंबर हमेशा पिरिमिडीन्स के इक्वल रहेगा, या ऐसा कह लो कि अगर मान लो प्यूरीन में मेरे पास क्या आता है? एडिनिन और थाइमीन,
और अगर पिरिमिडीन की बात करती हूँ तो इसमें आएगा साइटोसिन एंड गुआनिन। तो ये दोनों हमेशा मेरे पास सेम रहेंगे। और इसको और मैथमेटिकल इक्वेशन में देख लो तो क्या आ जाएगा, हमेशा 1 के अप्रोक्स रहेगा। इसका मतलब ये चीज है, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि यार इसका मतलब तो ये आता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि एडिनिन की जितनी कंसंट्रेशन होगी वो थाइमीन के इक्वल होगी, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और साइटोसिन की जितनी कंसंट्रेशन होगी वो गुआनिन के इक्वल होगी, ठीक है। यानी मेरे पास जितना नंबर ऑफ एडिनिन होंगे उतना ही नंबर ऑफ थाइमीन होगा, जितने नंबर ऑफ साइटोसिन होंगे उतने ही नंबर ऑफ गुआनिन होगा। क्लियर? ये चीज मेरे पास आ जाती है जब मैं ये देखती हूँ कि ये एरविन अंकल ने यही चीज बोली थी। एरविन अंकल क्या बोलते हैं कि यार जितने तुम्हारे पास प्यूरिन होंगे उतने ही तुम्हारे पास पिरिमिडीन होंगे, प्यूरिन पिरिमिडीन ही कनेक्ट करेंगे, प्यूरिन प्यूरिन नहीं करेगा, पिरिमिडीन पिरिमिडीन भी नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है बच्चे ये बात? सो उन्होंने ये चीज बोली कि जितने प्यूरिन होंगे मेरे पास उतने ही पिरिमिडीन्स भी होने चाहिए। सो जितने प्यूरिन है उतने ही पिरिमिडीन है। चलो अगला आता है कि अगर मैं देखती हूँ जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बेस्ड ऑन द एक्स-रे डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन proposed a very simple but famous double helix DNA मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया। डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे? द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल। और ये चीज कौन बताता है? इट इज बिकॉज ऑफ एरविन चारकॉफ रूल। ये एरविन चारगाउस रूल से ये पता लगता है कि भाई हमारे पास जो एडिनिन और थाइमीन है या साइटोसिन और यूरासिल है, उनका जो बेस पेयर नंबर्स ऑफ बेस पेयर्स हैं वो सब बराबर बराबर है, ठीक है। कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 1 है ना। द बेस पेयरिंग कन्फर्स very unique property of the polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other. हर स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी एक स्ट्रैंड के सामने अपोजिट स्ट्रैंड खड़ा होगा, ठीक है, सेम सेम नहीं होंगे। Each strand from DNA act as template to synthesize the new DNA strand. The two double-stranded DNA structure produced would be identical to the parental DNA molecule. यानी कि जो पेरेंट का डीएनए मॉलिक्यूल होगा वैसा ही सेम जो है ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी का डीएनए मॉलिक्यूल होगा। दोनों ही स्ट्रैंड अपोजिट एंटी पैरेलल पोलैरिटी के अंदर खड़े रहेंगे और दोनों ही हेलिकल स्ट्रक्चर जो होगा यानी हेलिक्स बना के दोनों खड़े रहेंगे। हेलिक्स क्या होता है बच्चे? ये इस तरीके का घुमाव, कभी वो वाला झूला झूला है वो ऐसा ऐसा करके आता है, कभी देखा है वो वाला झूला एकदम ऐसा राउंड करके आता है, वो बचपन में खेला करते थे, है ना। तुम्हारा तो चल ही रहा है, चले जाना कोई भी गार्डन में मिल जाएगा। या वो जो घरों के अंदर लेडर्स होती है, वो स्टेयर्स होती है, वो ऐसा ऐसा करके टिक 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 ऊपर जाती है, फिर वो ऐसे ही नीचे आती है। तो वो जो एक स्पाइरल बना है ना, वो जो एक ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये हेलिक्स इज दिस हेलिक, ये स्प्रिंग, इसको हम कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। और यही हेलिकल स्ट्रक्चर जब मेरे पास दो हेलिक्स आ रहे हैं, यानी दो इस तरीके से लाइन जुड़ जाएंगी, तो उसको मैं कहूंगी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर ये जो है बच्चे, अगर आप ये बनाना चाहो तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपसे, टिंग 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 ऐसे बना लेना, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये चीजें हैं, सिंपल है। चलो अगर मैं बात करती हूँ इसके ये वाले दो हिस्सों की, ये बनाता है बैकबोन, बैकबोन ऑफ दिस डीएनए। ये जो बीच में आ रहे हैं मेरे पास, ये आ जाते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर। अब मैं इनको पेयर बोलूंगी क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये एडिनिन थाइमीन होगा, ये साइटोसिन ये गुआनिन साइटोसिन होगा। एडिनिन और थाइमीन, क्यों थाइमीन? इसीलिए क्योंकि ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है बच्चे। अब डीएनए के बारे में हम बाकी जितनी चीजें हैं, ये देखो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है इसके पास, है ना, इसके पास शुगर फॉस्फेट बैकबोन रहता है, बीच में इसके पास बेस पेयरिंग के जो है वो स्टेप्स रहते हैं। पर इन सभी चीजों की बात प्लस इसके साथ जो इसकी साइलेंट फीचर्स हैं वो अब मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि आज के लिए तुम सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि डीएनए हमारा बड़ा ही अच्छा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोजेनी, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होता है, जेनेटिक मटेरियल।
इंट्रोडक्शन में इतना ही, नहीं तो तुम लोग मेरे को गालियां दोगे यार मैम इतना ज्यादा पढ़ा दिया, इतनी तो हमारी शक्ति भी नहीं थी। ठीक है, नहीं पढ़ा रही, ठीक है। अब अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, डीएनए के बारे में जानेंगे कि भाई डीएनए का अगर मैं बोल रही हूँ, अगर तुम लोगों ने वो स्टेयर्स कभी यूज की हो तो तुमको दिखेगा कि वो एक स्पेसिफिक एंगल पे घिसकी रहती है ना, एक स्पेसिफिक एंगल पे मूव करती रहती है। तो वो किस एंगल पे मूव करती है, हर स्टेयर हर स्टेप का कितना डिस्टेंस होता है, हर स्टेप कितना टर्न, कितना एंगल पे टर्न ले रहा है, ये सारी ही चीजें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके ही साथ डीएनए में क्या क्या इंपॉर्टेंट और क्या क्या साइलेंट फीचर्स है जो उसको अच्छा बनाते हैं टू बी आर जेनेटिक मटेरियल, वो भी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।